Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students, to second lecture of chapter number 3, which is about governmental and legal systems, and that is part of our discussion for national environmental difference. So, अभी तक हमने first पॉइंट ऑफ आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया कि जिसके अंदर हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम्स के बैकग्राउंड पे क्या फिलॉसफीज होती हैं, किस तरह वो फॉर्मुलेट होते हैं। दो मेजर पॉलिटिकल सिस्टम्स दैट इज डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म की हमने बात की। इनको आने वाले टाइम में इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे हाइलाइटेड पॉइंट्स में देख सकते हैं कि हम दुनिया के जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। फिर ये देखेंगे आज ही के लेक्चर में कि पॉलिटिकल सिस्टम्स के इन डिफरेंस की वजह से किस किस्म के रिस्क्स अराइज होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर्स के लिए। और फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर्स कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं उन रिस्क्स को कवर करने के लिए। तो अपने लेक्चर का आगाज। तो पॉलिटिकल सिस्टम्स बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट उनके एस्पेक्ट्स देखेंगे कि किस तरह वो बिजनेस डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। सो दो तरह के हमने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखे थे। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखा। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो डेमोक्रेसी के विद इन दो तरह की डेमोक्रेसीज आती हैं, दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है उसको देखने के लिए आप इस शॉर्ट वीडियो क्लिप को देखें जरा। सो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है दैट इज प्योर डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हर शहरी हर जो सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है वो अपना एक डिसीजन देता है, वो अपनी एक राय देता है हर किस्म के मामलात के लिए कि जी क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जिसको हम आज के दौर में अगर रेफरेंडम की बात करें तो बेसिकली वहाँ पे तमाम लीगल डिसीजन जो हैं और एटलीस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो रेफरेंडम के जरिए हों कि जिसके अंदर हर किसी के पास ये राइट हो कि वो उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर अपनी राय यस और नो में वोट कास्ट कर सकता है। ये प्योर डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े मुल्कों के अंदर जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। सो इंस्टेड वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज कि जहां पे अवाम जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स अवाम के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और एटलीस्ट दैट इज व्हाट वी आर टोल्ड कि वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं। इन द सेंस आप अच्छी से अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर चले जाएं तो वो जरूरी नहीं कि अवाम के ही रिप्रेजेंटेटिव हों। ठीक है,
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर फर्दर मुख्तलिफ सिस्टम्स आ जाते हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इम्प्लीमेंटेड हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके अंदर, जो कि यूएसए के अंदर, जापान के अंदर और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा के अंदर, इन मुल्कों के अंदर ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है कि जहाँ पे एज कंपेयर टू आवर सिस्टम कोई नेशनल असेंबली नहीं होती, बल्कि अवाम जो है वो डायरेक्टली एग्जेक्टिव के रिप्रेजेंटेटिव, एग्जेक्टिव ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और एग्जेक्टिव ब्रांच के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फिर अपनी एग्जेक्टिव कमेटी जो है वो खुद तश्कील देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करें तो वहां पे लोग मिलके सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को चूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किसको सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन लगाना है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उनके यहाँ मिनिस्टर्स नहीं होते बल्कि सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है, तो सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन किसको लगाना है, वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिमिनेशन है, वो जिसको मुनासिब समझेगा वो उसको वो ओहदा दे देगा। सो वहां पे प्रेसिडेंट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह मजबूर नहीं है कि जो असम्बली के अरकान है, इर्रिस्पेक्टिव के वो कितने नाअहल, नकारा, नकम्मे लोग हैं, अंगूठा छाप हैं, इवेंचुअली आपको मिनिस्टर्स उन्हीं में से डिसाइड करने हैं। ऐसी कोई पाबंदी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होती। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको हम पाकिस्तान, इंडिया की बात करें, यूके की बात करें, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है कि जहाँ पे अवाम जो है वो पार्लियामेंट के नुमाइंदे चूज करती है और फिर वो पार्लियामेंट मिल के आपस में वोटिंग करके अपना हाउस ऑफ पार्लियामेंट का एक हेड डिसाइड करते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करके और अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करके वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, देन अनदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो कि थोड़ा बहुत टोटलिटेरियनिज्म के करीब आ जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ये ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि न्यूजीलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर और कुछ और मुल्कों के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर बेसिकली दो या तीन बड़ी बड़ी जमातें होती हैं जिनके पास अवामी वोट होते हैं। ठीक है, अवाम जो है वो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, रेशियल एफिलिएशन की वजह से, जियोग्राफिकल एफिलिएशन की वजह से, लैंग्वेज की एफिलिएशन की वजह से, या किसी भी वजह से किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को फेवर करते हैं। ठीक है, इररिस्पेक्टिव के वो पार्टी का मंशूर कैसा है या क्या है, वो एक स्पेसिफिक पार्टी को फेवर करते हैं, और बैक वक्त उस मुल्क के अंदर दो या तीन पार्टीज जो हैं वो पावर में आती हैं। ठीक है, किसी एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती है ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, बल्कि 100% में से 40% किसी एक के पास होगा, 22% किसी और के पास है, कोई 18% किसी और के पास है। तो इस तरह डिफरेंट वोटिंग पावर्स डिफरेंट पार्टीज के पास हैं, और इवेंचुअली गवर्नमेंट को रन करने के लिए किसी भी मामले के ऊपर जो सबसे ज्यादा वोटिंग पावर में होती है, जाहिर बात है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है, लेकिन उसको फिर कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना पड़ता है जो सेकंड इन पावर होती है पार्टी, उसके साथ मामलात को तय करके मिल मिला के गवर्नमेंट को रन करना होता है। ठीक है, अब ये हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं उनकी तरह नहीं होती। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट्स में सिर्फ नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन की तादाद पूरी करने के लिए आप किसी और पार्टी को अपने साथ मिलाते हैं। ऑन द अदर एंड यहाँ पे आप किसी पार्लियामेंटेरियन या किसी पार्टी वर्कर की तादाद पूरी नहीं कर रहे, ना ही सीट्स की तादाद पूरी कर रहे हैं किसी असेंबली के अंदर, बल्कि आप जो वोटिंग परसेंटेज है उसको एक्वायर करना चाह रहे हैं। इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपने एक मरतबा जिसके साथ किसी एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर जिसके साथ कोलिशन की थी, अगली मरतबा भी उसी के साथ हो। क्वाइट पॉसिबल कि जिसके पास 42% वोटिंग पावर है, एक मरतबा उसने 22% वाले के साथ को एग्री किया, दूसरी मरतबा वो 18% वाले को अपने साथ मिला के डिसाइड कर ले।
तो इवेंचुअली जहां भी दो पार्टीज मिल मिला के मेजोरिटी वोटिंग पावर में आ जाती हैं, वो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी रखती होती हैं। देन सोशल डेमोक्रेसी आती है। सोशल डेमोक्रेसी बेसिकली बहुत हद तक सोशलिज्म से मिलती जुलती है। नाउ सोशलिज्म जो है दैट इज पार्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे अवाम के पास वोटिंग राइट होते हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट बनती है अवाम ही की मर्जी मंशा से वो गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियल्स को अप्लाई करने की बजाय वो कलेक्टिविस्ट आइडियल्स को अप्लाई करती है। यानी कि आप वोट दे के ही गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाती है जो कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय सोसाइटी एज अ होल के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मोस्टली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, वहां पे सोशल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वहां पे इसीलिए सोशल बेनिफिट्स जो हैं वो उनके कंट्रीमैन को बहुत अच्छे दिए जाते हैं, और उनको हम जो चैंपियंस हैं सोशल डेमोक्रेसी के, वो डेनमार्क एंड स्वीडन है, जहाँ पे अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के मतलब बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। हमने कहा कि कंट्रोल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है टोटलिटेरियनिज्म, जिसके अंदर वन वे और द अदर वो कंट्रोल एग्जीक्यूट किया जाता है। अब वो कंट्रोल दो तरह से या दो आइडियोलॉजीज से जनरेट होता है। फर्स्ट वन इज सेकुलर, कि जिसके अंदर बगैर किसी रिलीजियस एफिलिएशन के आप कंट्रोल एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड इज थियोक्रेटिक, कि जिसके अंदर किसी रिलीजियस टीचिंग्स के तहत आप कंट्रोल एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यहाँ पे अगर एक पॉइंट अगेन थोड़ा सा टॉपिक से हट के डिस्कस करूं, तो हमें बताया जाता है जी, अक्सर आपने पॉलिटिशियंस को या हमारे कुछ नाम नेहाद उल्मा जो होते हैं उनको सुना होगा जी, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ डेमोक्रेसी। इस्लाम जो है वो जमहूरियत का मजहब है। हालांकि इवन एक अंग्रेज राइटर जो है वो थियोक्रेटिक सिस्टम को टोटलिटेरियनिज्म में लेके जा रहा है, कि जहां कहीं भी रिलीजियस टीचिंग के तहत पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा वो हमेशा कंट्रोल्ड सिस्टम होगा, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। वहां पे वोटिंग के जरिए चूज नहीं किया जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, किसने पावर में आना है किसने नहीं, वो वोटिंग के जरिए नहीं होगा, ठीक है, बल्कि वो सिलेक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। तो इमरान खान को जो सिलेक्टेड वजीर आजम का काम दिया जाता है, तो वो तो देखा जाए तो एक अच्छी चीज होगी ना। खैर, तो थियोक्रेटिक और सेकुलर दो तरह के कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं। सेकुलर कंट्रोल है कि जहां पे मैन मेड रूल्स एंड मैन मेड सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। थियोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो है कि जहां पे रेवलेशंस के जरिए, वो चाहे क्रिश्चियनिटी पे बेस कर रही हो, चाहे जुडाइज्म पे, चाहे आप इस्लाम की बात करें, तो हमारा खिलाफत का जो सिस्टम है वो बेसिकली थियोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। दैट इज अ कंट्रोल्ड सिस्टम। वहां पे आपकी मर्जी नहीं है कि खलीफा के हाथ पे एक मतलब बैत कर ली तो 10 दिन बाद का और नहीं जी वह चंगा नहीं है हमें वोटिंग करो, ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद नहीं है, ठीक है। सो वहां पे जो अथॉरिटी आ गई, दैट अथॉरिटी विल डिसाइड कि कहाँ पे किसको गवर्नर मुकर्रर करना है, किसको किस इदारे का इंचार्ज लगाना है। इवन वो अथॉरिटी आपके रूलिंग कर सकती है, वो अथॉरिटी आपकी जस्टिस को आपकी हेयरिंग कर सकती है केसेस की। दैट इज द कंट्रोल सिस्टम। तो सेकुलर सिस्टम्स की बात करें तो उसके अंदर एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यू जो है वो फैशिज्म का आ जाता है। फैशिज्म बेसिकली एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं कि जिसके अंदर लोगों की सोच को, उनके नजरियात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। द नाजीज मूवमेंट जर्मनी की जो है वो एक एग्जाम्पल है फैशिज्म की। फिर इटली की मसोलिनी की जो मूवमेंट थी वो भी फैशिज्म पे बेस करती थी। बेसिकली फैशिज्म का कॉन्सेप्ट ही
मुसोलिनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। पिछले लेक्चर में मैंने इकबाल की जो नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा आपसे शेयर की थी, उसी के अंदर वो फैशिज्म के मुतल्लक और मुसोलिनी के मिसकंसेप्शन की भी बात करते हैं। तो फैशिज्म बेसिकली एक मैन मेड आपका प्रिंसिपल है। लाइक हिटलर की बात करें तो उसका एक विजन था, ठीक है, द ग्रेट नाजीज, ठीक है। तो उसने उस विजन के तहत अपनी कौम को फोर्स किया, लोगों को मजबूरन वो सब कुछ करने पे मजबूर किया जाता था कि जिससे उनकी आइडियोलॉजी ये बने कि उन्होंने बस हिटलर को ही फॉलो करना है, हिटलर ही उनका सब कुछ है, माई बाप है, और उसके आगे कुछ नहीं है। तो उनको फीड किया जाता था, स्कूल एजुकेशन इस तरह की बनाई जाती थी। अब इंडिया जैसा डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन अगर आप इंडिया के में देखें तो जहाँ पे हिंदू सुपीरियोरिटी है, मेजोरिटी है, वहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वो वंदे मातरम स्कूलों के अंदर पढ़ें, वो गाय को सलामी दें, ठीक है। तो ये वो मैं आज़ादी से पहले वाली बात नहीं कर रहा, मैं आज के इंडिया की बात कर रहा हूँ। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स के अंदर देखा होगा कि जिस तरह वहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। नाउ बेसिकली दोज आर फैसिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। उनकी जो बीजेपी है वो जो हिंदू डोमिनियन की बात करते हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं। नाउ दैट इज अ फैसिस्ट सिस्टम, ठीक है। इंडिया जो है ऐसा ऐसा डेमोक्रेसी से फैशिज्म की तरफ मूव कर रहा है। तो फैशिज्म में बेसिकली लोगों के अकायद को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और उनमें डाइवर्जन एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। एक टोटल कंट्रोल होता है, सिर्फ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगियों के ऊपर भी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देन उसे लिटिल बिट लोअर अथॉरिटेरियनिज्म आता है। ये बेसिकली जो आपका रशिया है उसके अंदर जो सिस्टम है वो अथॉरिटेरियनिज्म को बेस करता है, जो कि कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फेवर करता है, जिसके अंदर एक अथॉरिटी जो है वो स्टेट को एक्सट्रीम या स्टेट को सुप्रीम अथॉरिटी मानती है और स्टेट को किसी को चैलेंज करने की इजाजत नहीं होती। नाउ फैशिज्म से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे लोगों की आइडियोलॉजीज को कंट्रोल नहीं किया जाता, और एटलीस्ट उस हद तक कंट्रोल नहीं किया जाता। उनको एक प्री डिफाइंड आइडियोलॉजी को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो अपनी आइडियोलॉजी में आज़ाद होते हैं, वो अपनी लाइफ में आज़ाद होते हैं, अपनी लाइफ के मतलब डिसीजन लेने में, लेकिन स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करने का उन्हें राइट नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इकोनॉमी को और स्टेट अथॉरिटी को, स्टेट के जितने भी इदारे हैं उनको जो सुप्रीम माना जाता है और उसके ऊपर किसी किस्म का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाता। देन सोशलिज्म आ जाता है। सोशलिज्म वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि चाइना के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। बेसिकली सोशलिज्म में इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। स्टेट के अंदर एक बड़ी पार्टी होती है जो कि स्टेट के मामलात को कंट्रोल करती है और वो लोगों की लाइफ को इफेक्ट करती है, नॉट बाय enforcing some ideology or not by forcing them to accept superiority of state, ठीक है। लेकिन लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी जाती है सोशलिज्म के अंदर। वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें करें, वो अपनी ऑनरशिप बनाना चाहें करें, वो किस किस्म के करियर फॉलो करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से करें, किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं वो जिएं, अगर वो रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं करें, किसी दूसरे को रिलीजन ना सिखाएं, खुद जो मर्जी रिलीजन फॉलो करें, स्टेट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां आप अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मोस्टली सेकुलर सोशलिज्म जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को सिर्फ फोकस करता है। जैसे चाइना की बात करें, चाइना की
90% मेजर कॉरपोरेशन जो हैं वो वहाँ की जो सिंगल पार्टी है चाइना नेशनल पार्टी उसकी ओनरशिप में है। तो वो बेसिकली उन कॉरपोरेशन के जरिए कंट्रोल एग्जीक्यूट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये टोटलिटेरियनिस्टिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट आपको नजर आते हैं। अब एज अ बिजनेस मैनेजर आपको इनसे क्या सीखना है? सो व्हेन यू आर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपको इन्वेस्ट करते हुए पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स को फोकस करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ इकोनॉमिक फोर्सेस को देखते हैं, किस चीज की जरूरत है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। तो आपको किसी किस्म की पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, आपको नजर आएगा कि डेमोक्रेसी इज आइडियल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो मार्केट फोर्सेस हैं वो आपको बताती हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। आपको बहुत ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली जो आपके काम होते हैं वो फ्रीली हो रहे होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म के कोटाज और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो आप फ्रीली अपने काम एग्जीक्यूट कर सकते होते हैं, ठीक है। मैनेजर्स भी और कंज्यूमर्स भी वो अपने डिसीजन लेने में आज़ाद होते हैं। ऑन द अदर एंड टोटलिटेरियनिज्म की बात करेंगे तो वहाँ पे अव्वल तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को इजाज़त नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी कहे जी कि हमने चाइना में जाके इन्वेस्ट करना है, तो मोस्टली चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इन्फोर्स करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि या तो वो किसी लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो सके, या वो रिक्वायर करते हैं कि जनाब जो फॉरेन कंपनी होगी उसके अंदर हमारी नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो उसके मेंबर बनेंगे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठेंगे और वो जनाब उसके अंदर अपनी आइडियोलॉजी मुतारफ करवाएंगे और वो कंपनी के कामों के ऊपर नज़र रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम ये भी आता है कि टोटलिटेरियनिज्म के अंदर स्टेट जो है वो लोकल बिजनेसेस को ज़्यादा फेवर देती है। फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को सर्टेन एग्जम्पशंस देता है टैक्सेशन के अंदर। इवन इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो उनसे कम ली जाती है। सर्टेन एक्सपोर्ट टारगेट्स को वो अचीव करते हैं तो उनको सर्टेन एग्जम्पशंस और उनकी एक्सटेंड की जाती हैं। तो ऐसी जगहों पे आपको compete करना एज फॉरेन इन्वेस्टर मुश्किल हो जाता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपके कंपेटिटर्स को फेवर दे रही है, वहाँ पे आपको ऑपरेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यस, डेमोक्रेसी इज बेटर सिस्टम ऑफ। तो बात करें स्टैंडर्ड ऑफ फ्रीडम की, तो इंटरनेशनली जो है वो बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीज को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आप इंटरनेशनली अगर गूगल करेंगे तो आपको कंट्रीज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी स्टैंडर्ड ऑफ फ्रीडम के लिहाज से। देयर आर फ्री कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे प्योर डेमोक्रेसीज, प्योर तो नहीं कहना चाहिए, या क्यों कहना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज एट इट्स बेस्ट वो एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ पे सिविल लिबर्टीज होती हैं, आपके पास मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी ठीक आ रही है, आपको किसी किस्म के हुप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जांपल्स यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, यूके, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे जिनको इंटरनेशनल एजेंसी जो है फ्री कंट्री डिक्लेयर करती हैं। देन देयर आर पार्टली फ्री कंट्रीज कि जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है लेकिन डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है, बल्कि वहाँ पे करप्शन है, रूल ऑफ लॉ वीक है, इलेक्शंस अनफेयर होते हैं, सेंसरशिप होती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं।
एग्जांपल्स आर इंडिया, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो यस, आप कलेक्टिविस्ट मुआशरे के ऊपर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब होने जाएगा, तो पार्टली फ्री कंट्रीज हमारे पास आएंगी। देन देयर आर नॉट फ्री कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे प्योरली टोटलिटेरियनिस्टिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं, या तो फर्द वाहद की हुकूमत है, वहाँ पे अब बादशाहत एग्जिस्ट कर रही है इन वन वे और द अदर। सऊदी अरेबिया की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे प्योरली इस्लामिक गवर्नमेंट है, दैट इज थियोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। आप ईरान की एग्जांपल ले लें, या आप रशिया की एग्जांपल ले लें कि जहाँ पे जो कम्युनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो वो ये नॉट कंट्रीज है कि जहाँ पे आपको तमाम किस्म के डिसीजन लेने में गवर्नमेंट की इजाज़त की ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप मार्केट फोर्सेस के ऊपर बेस करते हो, आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे। सो पॉलिटिकल रिस्क की जैसे हमने बात की, यस देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल रिस्क जो कि फेस करना पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। ये पॉलिटिकल रिस्क बेसिकली आपके लिए ऑब्वियसली थ्रेट्स होते हैं कि पॉलिटिकल रजीम चेंज होने से, पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज होने से ऑब्वियसली खतरा होता है कि आपको, आपके बिजनेस को नेगेटिवली वो इफेक्ट करेंगे और आपको शायद उसकी वजह से लॉसेस भी हो सकें। तो आपको उन्हें देखने की, समझने की ज़रूरत होती है। फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसे पॉलिटिकल रिस्क अराइज क्यों होते हैं। तो कुछ ट्रेंड्स हैं जिनकी वजह से ये पॉलिटिकल रिस्क जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड जो है ऑब्वियसली, जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी या आइडियल कंट्रीज हैं, वो मोस्टली वो कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस ज़्यादा है। आप इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, मलेशिया की बात करें, ये वो कंट्रीज है जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस होती है। इवन चाइना की बात करें तो दैट इज अ कंट्रोल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, तो यस वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन सर्टन फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस जब आते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली इवन डेवलप्ड कंट्रीज जो प्योर डेमोक्रेसीज होती हैं उनके अंदर भी आपके पॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाते हैं कि वहां भी पाबंदियां लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि 2007-9 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की सिचुएशन थी, अब कोरोना वायरस एपिडेमिक की वजह से जो दुनिया भर के कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन चल रहे हैं, ये इसकी एक एग्जांपल है। तो जब ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं तो इवन द बेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी जो हैं वो आपको वो डेमोक्रेसीज के बेनिफिट देने में। तो पॉलिटिकल रिस्क किस किस्म के होते हैं, किस तरह वो इफेक्ट करते हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्लासिफाई करेंगे उनको। तो पॉलिटिकल रिस्क जो हैं वो प्रोसीजरल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं और कैटास्ट्रोफिक। ये चार मेजर कैटेगरीज हैं पॉलिटिकल रिस्क की: प्रोसीजरल, डिस्ट्रीब्यूटिव, सिस्टमेटिक एंड कैटास्ट्रोफिक। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रोसीजरल की एग्जांपल्स लें। बेसिकली प्रोसीजरल पॉलिटिकल रिस्क वो हैं जो कि किसी एक कंट्री के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये माइक्रो लेवल के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को एक जैसा इफेक्ट नहीं करते। लाइक फाइनेंशियल एनोमलीज हैं। ठीक है, ऐसी रेगुलेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिसकी वजह से सर्टन फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो लोन अरेंज करना है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने मुल्क के अंदर रूलिंग बना रहे हो कि जनाब जो हमारी लोकल कंपनीज होंगी वो फॉरेन कंपनीज के मुकाबले में लेसर इंटरेस्ट रेट के ऊपर बोरिंग कर सकेंगी, उनको ज़्यादा रिलैक्स पीरियड दिए जाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट दे देते हैं, बैंक्स को टारगेट दे देते हैं कि आपकी टोटल फंडिंग का इतने परसेंट कम अज कम जो है वो लोकल प्रोड्यूसर्स को फंड होना चाहिए।
तो इस तरह आप बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको लिमिट कर रहे होते हैं कि वो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है मार्केट में से लोन एक्वायर करने में। इसी तरह सर्टेन पॉलिसीज ऐसी होती हैं होस्ट गवर्नमेंट्स की जो बिजनेस को फॉरेन कंपनीज के लिए डिफिकल्ट बना देती हैं, जबकि सेम पॉलिसीज जो हैं वो लोकल कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, सो आप लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट इस तरह की पॉलिसीज बना देते हैं जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव आते हैं, ये ऐसे रिस्क्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक कंपनीज को फोकस करने के बजाय स्पेसिफिक सेक्टर्स को फोकस करते हैं। सो उस सेक्टर के अंदर नॉर्मली फिर लोकल कंपनीज भी इफेक्ट होती हैं उसकी वजह से, और इंटरनेशनल बिजनेस करने वाली कंपनीज भी इफेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल यूनिलेटरल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि सर्टन आपने किसी एक सेक्टर को किसी टाइम पे अलाउ किया था, एक गवर्नमेंट आई जी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी कि अच्छा हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर उसको रिलीफ दे रहे हैं, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स जितनी भी हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाएगी। रिजीम चेंज हुआ, नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा नहीं जी एग्रीकल्चर इंपोर्ट तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर हम जो है वो टैक्सेशन कम कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर लगेगी। सो इस तरह एक गवर्नमेंट चेंज होने के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो नॉर्मली पिछली गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स को ब्रीच कर देती है। फिर इसी तरह टैक्स डिस्क्रिमिनेशन आप करते हैं कि जी हमारी लोकल कंपनीज का टैक्स रेट कम होगा, इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर्स का टैक्स रेट ज्यादा होगा। ठीक है, फिर आप प्रॉफिट रिपेट्रिएशन जो है दैट मीन्स के जो मल्टीनेशनल कंपनीज के सब्सिडरीज हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं कि वो अपने प्रॉफिट का मेजर शेयर जो है वो अपनी होम कंपनी या अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस तरह आप एक लार्जर सेक्टर के ऊपर, एक पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, पूरे एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। सिस्टमेटिक जो है वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर एक ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर ये इफेक्ट करता है। ये वो पॉलिटिकल रिस्क होते हैं जो कि मोस्टली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे होते लोकल और इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के दरमियान में। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्टिव गवर्नमेंट एक्शंस आ जाते हैं इसके अंदर, जो कि ट्रेड बैरियर्स की सूरत में सामने आते हैं। आप पाबंदी लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल जनाब तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर पाबंदी है जी कि पाकिस्तान में जो भी ऑटोमोबाइल लेस देन 90% मेड इन पाकिस्तान प्रोड्यूस करेगी, यानी कि जिसका 90% से कम पाकिस्तानी पार्ट्स उसके अंदर यूज होंगे, उसके ऊपर टैक्स जो है वो 300 टाइम्स हो सॉरी 3 टाइम्स होगा या 300% होगा। जिनका कंटेंट जो है वो 90% या ज्यादा लोकल कंटेंट है जिसके अंदर, उसके ऊपर जो है वो सिर्फ 200% टैक्स अप्लाई होगा। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह के बैरियर्स लगा के, इस तरह के डिफरेंट पॉलिसीज लगा के आप एक लार्ज सेक्टर को उसकी वजह से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है किसी कंट्री के, तो जाहिर बात है अगर किसी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है तो, और वहाँ पे जनाब कराची की तरह अगवाकारी करने वाले बुर्दा फरोश कुछ ज़्यादा ही सरगर्म है, तो उनके लिए इजी टारगेट होगा फॉरेन कंपनीज के एग्जेक्टिव्स जो हैं। जाहिर बात है वो उनको रैंसम के अगेंस्ट उठा लेंगे और कंपनीज को उसकी वजह से नेगेटिवली वो सब कुछ भरना पड़ेगा। मेक्सिको के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है कि वहाँ पे कंपनीज काम करती हैं तो उनके एग्जेक्टिव्स को काफ़ी इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। देन कैटास्ट्रॉफिक आते हैं जो कि नेशनल लेवल और इवन रीजनल लेवल के ऊपर कंपनीज को इफेक्ट करते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। वो तमाम किस्म की कंपनी, चाहे कोई छोटा प्रोड्यूसर है, कोई बड़ा है, कोई लोकल है, कोई इंटरनेशनल है, उन सबको एक ही तरह इफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, उसके अंदर आ जाती है एग्जांपल नेशनलाइजेशन की, कि गवर्नमेंट जो है एक दिन होती है लाइक
पाकिस्तान के अंदर 1970s के अंदर भुट्टो रजीम ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी। एक दिन उठे और जनाब ऐलान कर दिया कि तमाम जितने भी बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उनको नेशनलाइज करने जा रही है, और औने पौने दामों जो है वो लोगों के चलते हुए कारोबारों को खरीदा गया, उनको फोर्स किया गया कि वो अपने बिजनेसेस को बेचें, और इस तरह उनको समटाइम्स सही रिवॉर्ड भी नहीं मिला। देन सिविल स्ट्राइफ, ये जो एहतजाजात होते हैं, इस तरह की चीज़ें, वॉर और इस तरह के प्रॉब्लम, ये पूरे मुल्क की लेवल के ऊपर कंपनीज को इफ़ेक्ट करेंगे। स्पेशली वॉर एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ मुल्क की नहीं, पूरे रीजनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करती है। तो ये बेसिकली जो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, ये माइक्रो टू मैक्रो लेवल की तरफ मूव करते हैं। प्रोसीजरल वो हैं जो स्मॉल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, स्पेसिफिक कंपनीज को टारगेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़े से बड़े लेवल पे आ जाते हैं कि स्पेसिफिक कंपनी टारगेट करने के बजाय स्पेसिफिक बिजनेस सेक्टर्स को फोकस करते हैं। ऑन द अदर एंड सिस्टमेटिक वो होते हैं जो कि लार्जर लेवल के ऊपर मल्टीपल इंडस्ट्रीज को इफेक्ट कर रहे होते हैं, और कैटास्ट्रॉफिक वो होते हैं जो कि नेशनल और रीजनल लेवल के ऊपर तमाम बिजनेसेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल रिस्क्स होते हैं जो कि मैनेजर्स को फेस करना पड़ते हैं। अब इन पॉलिटिकल रिस्क्स को ऑब्वियसली मिटिगेट करने के लिए आपको स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत होती है। सो पॉलिटिकल रिस्क को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। ऑब्वियसली इंटरनेशनल बिजनेस को परफॉर्म करने वाले जो मैनेजर्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इन तमाम पॉलिटिकल रिस्क जो भी हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं, ताकि उन रिस्क को फेस करने में कंपनी को किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो वो पॉलिटिकल रिस्क को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो दो तरह की या दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोएक्टिव अप्रोच, के जिसके अंदर मैनेजर्स जो हैं वो एक्टिवली स्कैन करते हैं पॉलिटिकल चेंजेस को, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस होता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखते हैं कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर की जा रही है, किसके खिलाफ ज़्यादा बोला जा रहा है। आप डिफरेंट पॉलिटिकल पोल्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप पता करवाने की कोशिश करते हैं कि लोग किसको फेवर कर रहे हैं। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगाते हैं, और फिर इन तमाम रिजल्ट्स को के साथ ऐड किया जाता है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को, और ये सब कुछ मिला के कंपनीज जो हैं वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाती हैं, इक्वेशंस बनाती हैं, जिनकी मदद से प्रेडिक्ट किया जा सके कि आने वाले टाइम में पॉलिटिकल कंडीशन कैसी होगी, कितना रिस्क फैक्टर होगा, किन एरियाज में रिस्क होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैनेजर्स जो हैं पहले से ही अपने प्लान्स, अपनी पॉलिसीज स्टैब्लिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन आने वाले रिस्क को कम से कम किया जा सके, समहाउ हालात को कंट्रोल किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके, ताकि बिजनेस के लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। ऑन द अदर एंड देयर इज अ पॉलिसी ऑफ पैसिव रिस्क मैनेजमेंट। इसके जो फेवर करने वाले हैं वो कहते हैं जी कि चूंकि पॉलिटिकल एनालिसिस को परफॉर्म करना सही सही पॉसिबल नहीं होता, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कितने अच्छे स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर लें, कितने अच्छे एनालिसिस परफॉर्म कर लें, कितने बड़े एक्सपर्ट की ओपिनियन ले आए, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने कल्चर के अंदर पढ़ा था कि जो पीपल फैक्टर होता है, लोगों का सेंटीमेंट किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। क्वाइट पॉसिबल कि कोई एक न्यूज़ आए और उस एक न्यूज़ की वजह से वो लोग जो नेगेटिव सेंटीमेंट रखते थे वो जनाब पॉजिटिव सेंटीमेंट बना लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेनज़ीर के मरने के बाद बैक इन 2007 जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म थी पीपल पार्टी का विन।
ठीक है। उससे पहले देयर वाज अ कंपटीशन, यस, ठीक है। कुछ बेनज़ीर को फेवर कर रहे थे, कुछ मुशर्रफ के हक में थे, कुछ जनाब नवाज मुस्लिम लीग काफ को फेवर कर रहे थे। बट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर, द रिजल्ट्स वर टोटली चेंज्ड, ठीक है। तो पीपल सेंटिमेंट किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है। तो आपने इतना कॉस्ट खर्च की, इतनी एफर्ट्स लगाई एनालिसिस परफॉर्म करने में, और एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद कोई एक इवेंट हुआ एंड दैट्स इट, ठीक है। आपका सारा एनालिसिस धरे का धरा रह गया। तो वो पैसिव रिस्क मैनेजमेंट के फॉलोअर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इस सब में पढ़ने की बजाय आसान तरीन रास्ता है कि जनाब उस सारे पॉलिटिकल केओस में जाने की बजाय आप बड़े आराम से अपना रिस्क कवरेज ले लें, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी से, किसी इंश्योरेंस कंपनी से, किसी इंटरनेशनल एजेंसी से आप पॉलिटिकल रिस्क कवरेज ले लें। जिस तरह आप इंश्योरेंस का कवरेज लेते हैं सफ़र के दौरान अपने पार्सल वगैरह की, अपनी शिपमेंट के लॉस की कवरेज लेते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उसी तरह इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, वो पॉलिटिकल रिस्क की कवरेज भी देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जी के बजाय इसके कि सारे मुसीबत में पड़ो, आराम से जनाब इंटरनेशनल कंपनीज को प्रीमियम पे करते रहो, और जब कभी वो पॉलिटिकल रिस्क आके आपको इफेक्ट करेगा तो जितना आपको लॉस होगा उस रिस्क की वजह से, उतना आपको इंश्योरेंस कंपनी भर देगी। तो आपको किसी किस्म के इस मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसके फॉलोअर समटाइम्स ज़्यादा ही प्रोएक्टिव हो जाएंगे, तो वो कोशिश करेंगे सेंटिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट को और पावर्स डायनामिक्स ऑफ गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की अपने फेवर में, और इससे एक नया कॉन्सेप्ट जन्म लेता है जिसको जॉन परकिंस, एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। उसके अंदर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कॉर्पोरेटोक्रेसी को, कि आज के दौर के अंदर जो गवर्नमेंट्स बनती हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स के अंदर, इवन व्हाइट हाउस के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिसीजन ले रहा है, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं ले रहा, बल्कि वो कॉरपोरेशंस ले रही हैं जो कि फंड करती हैं यूएसए को, यूएसए की गवर्नमेंट को, ठीक है। ये बिल्कुल उस तरह है कि जिस तरह जनाब इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बना है जहांगीर तरीन खान के पैसों से, तो जहांगीर तरीन खान उसके डिसीजंस को इम्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस सारी बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह एक अजीम सल्तनत बनाई जाती है, बजाय इसके कि मुल्कों के ऊपर फौजों से हमला करें, उससे कहीं आसान तरीका होता है कि मुल्कों के अंदर हम कॉरपोरेशंस के ज़रिए जाके नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, फिर हम ही उनको मशवरे देते हैं कि आप इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे कर्जे लें। कर्जे लेने के बाद फिर हम ही उनको सर्विसेज ऑफर करते हैं, अमेरिकन कंपनीज ही, कि जनाब आपने कर्जा ले लिया है, चले अब हमें आप पैसे दें, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, हम आपको मोटरवेज बना के देंगे, हम आपको ये कर देंगे। और फिर वो कर्जा जो हमारे ही बैंकों ने उनको दिया होता है, वो हमारी ही कंपनीज वापस अमेरिका में पहुंचा देती हैं, और कर्जा जो है वो नेशन के सर पे खड़ा हो जाता है। और इवेंचुअली एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो नेशन वो कर्जा वापस करने के काबिल नहीं रहती, तो फिर हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं कि अच्छा जी पैसे तो आप दे नहीं सकते, तो चलो हमारे फेवर में ये वोट डाल दो, इंटरनेशनली हमारे खिलाफ कोई बात ना करो, हमारी सर्टन एजेंसीज को, सीआईए को यहाँ पे ऑपरेट करने दो, हमें फौजी अड्डे दे दो, और इस तरह उन लोग कंपनी सॉरी उन कंट्रीज को वो सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स माननी पड़ती हैं। तो इस तरह हम उनको कंट्रोल करते हैं। तो अगर मौका मिले, अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स ऑब्वियसली, बट जस्ट टू ब्रॉडन योर थिंकिंग प्रोसेस, अगर आपको मौका मिले तो ये बुक्स जरूर रीड कीजिएगा, इट्स अ गुड रीड। This is the end of lecture number 2 of chapter number 3. Thank you very much. Have a nice day. Allah.